आज की इस सीरीज़ में हम चर्चा करेंगे अध्यापक शिक्षा के अभिकरण एजेंसी ऑफ टीचर एजुकेशन। किस तरह यूजीसी, एनसीईआरटी, एनसीटी, सीएएसई, कैस एंड एसआईई कैसे काम करते हैं, इनकी फुल फॉर्म क्या है, इनका स्थापना कब हुई और इनके उद्देश्य क्या है, इस पर विशेष फोकस करेंगे। ये अध्यापक शिक्षा के अभिकरण बीएड, एमएड, यूजीसी नेट, पीएचडी रिसर्च के स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी सीरीज़ है। और इसको हमने एमसीक्यू को सीरीज़ को बनाने के पहले इसके कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे और ये पॉइंट्स ही आपको एमसीक्यू में मदद करेंगे। तो आप इन पॉइंट्स को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बीच बीच में रिवाइज करते रहिएगा, जिससे कि आपका समय बचे और जो आपके अगले एग्ज़ाम जो होने जा रहे हैं उसमें आपको अच्छी सफलता मिले। मैं डॉक्टर ललित उपाध्याय एक बार आपको इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। लगातार एमसीक्यू सीरीज़ की मिल रही सफलता के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सीरीज़ शुरू करते हैं अध्यापक शिक्षा के अभिकरण से। इसका पहला पॉइंट है कि आज किसी जनतांत्रिक देश का विकास वहाँ के शिक्षकों के स्तर पर निर्भर करता है, इसलिए शिक्षकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता के बाद अनेक आयोग तथा समितियां गठित की गई हैं। ये आयोग और समितियां कौन सी हैं वो अगले किसी एपिसोड में हम बात करेंगे। इन आयोग और समितियों ने अध्यापक शिक्षा में सुधार हेतु ठोस सुझाव दिए। ये सुझाव कौन से हैं वो भी किसी अगले टॉपिक्स पे हम बात करेंगे अगले वीडियो में। आज हम बात करेंगे एजेंसीज ऑफ टीचर एजुकेशन की। सर्वप्रथम प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के प्रशिक्षण की अगर बात करें तो आज़ादी से पहले सन 1802 में सरमपुर में प्रशिक्षण संस्था खोला गया। यह आज़ादी के पहले की बात थी, जब प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु 1802 में सरमपुर में एक प्रशिक्षण संस्था खोली गई। उसके बाद महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए सर्वप्रथम 1828 में भारत में प्रयास किया गया और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई। ये एक बैकग्राउंड इसलिए दिया जा रहा है कि हमें पता लगना चाहिए कि अध्यापक शिक्षा या टीचर एजुकेशन में हम कहाँ से शुरू हुए और कहाँ तक आ गए। सन 1947 ईस्वी से पूर्व, यानी कि हम आज़ाद हुए उससे पहले, 3 प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाएं हमारे अध्यापक टीचर एजुकेशन में चल रही थी। पहली थी नॉर्मल स्कूल, प्राथमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए, माध्यमिक प्रशिक्षण विद्यालय मिडिल स्कूल अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए, तथा प्रशिक्षण महाविद्यालय हाई स्कूल के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए ये संचालित होते थे। बेसिक शिक्षा ने अध्यापकों की भूमिका तथा शिक्षण विधियों को काफ़ी प्रभावित किया है। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि बेसिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए उसमें भूमिकाओं अध्यापक की कितनी महत्वपूर्ण होनी चाहिए और क्या क्या विधियों का प्रयोग है। खेल खेल में सीखो विधि आजकल बहुत पॉपुलर है, जो सर्व शिक्षा अभियान में एक क्रांति ला रही है। अब हम कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। एमएड की कक्षा का प्रारंभ सन 1936 में बम्बई विश्वविद्यालय में हुआ। ये सब एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं। ये वन लाइनर आपको एक पॉइंट्स दिए जा रहे हैं जो कि आप सन भी याद कर सकें और कक्षा का आरंभ कब हुआ और किस विश्वविद्यालय में हुआ। तो एमएड की कक्षा का प्रारंभ सन 1936 ईस्वी में बम्बई विश्वविद्यालय में हुआ। स्टूडेंट्स बड़ा ध्यान देंगे, पहली पीएचडी शिक्षा के अंतर्गत सन 1943 1943 में बम्बई विश्वविद्यालय में दी गई थी और ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और एमफिल कक्षा का प्रारंभ सन 1970 ईस्वी में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में हुआ। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ भारत के उत्तर प्रदेश का ही एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना, इसमें स्थापना लिखा हुआ है, स्थापना पढ़ेंगे हम। स्थापना सन 1973 में की गई। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना सन 1973 में की गई। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भूमिका को इसमें स्पष्ट किया गया है और इस प्रकार अध्यापक शिक्षा के साधनों का विभाजन प्रमुख रूप से 2 स्तरों में किया गया है। अब जब हम अभिकरण की बात, एजेंसीज की बात करेंगे टीचर एजुकेशन में, तो 2 तरह के स्तर बनाए गए हैं मुख्य रूप से। पहला है राष्ट्रीय स्तर के अभिकरण यानी नेशनल लेवल एजेंसीज, और इसमें अब बात करेंगे नेशनल लेवल एजेंसीज में सबसे पहले बात करेंगे जो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अब आप देखिए इसमें पॉइंट्स में आप जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें आपको जो पॉइंट नोट करने हैं वो ये कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पूरा नाम क्या है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, और इसकी यूजीसी जो फॉर्म है शॉर्ट फॉर्म उसको हम बड़े रूप में क्या कहते हैं। ये तीनों पॉइंट, तो कब इसका स्थापना हुई, कब स्वायत्तता हुई, ये हम डिस्कस करते चलेंगे। तो
तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी का आविर्भाव 26 दिसंबर 1953 में इसकी आविर्भाव हुआ, इसकी उत्पत्ति हुई और स्वायत्तता जब मिली इसको इंडिपेंडेंट एजेंसी के रूप में प्रदान किया गया 1956 में। तो ये दोनों डेट्स आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है जो एमसीक्यू में अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। दूसरी एजेंसी है राष्ट्रीय स्तर की नेशनल एजेंसी है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी की किताब काफ़ी पॉपुलर रहती है, खास करके 10th और 12th के बोर्ड का जब परीक्षाओं की बात आती है तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूँ, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी की ये फुल फॉर्म है और इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसकी स्थापना सन 1961 में हुई और इसमें एनसीईआरटी में काफ़ी संगठन संस्थान काम कर रहे हैं। तो एक संस्थान जो अलग अलग तरह से काम कर रहा है एनसीईआरटी में वो आप देखेंगे, इसमें मैंने सबका उल्लेख किया है पॉइंट वाइज। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NIA जो है, इसमें NIA जो है वो इसका एक पार्ट है। और उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NIE, ये नई दिल्ली में स्थित है। कौन कौन से जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ स्थित है इसके बारे में और उनकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में पॉइंट दिए गए हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी CIET, ये भी नई दिल्ली में स्थित है और ये सब एनसीईआरटी के ही जो है सहयोगी संस्थान है। पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन और इसको बोलते हैं PSSCIVE और ये भोपाल में स्थित है। तो इस प्रकार एनसीईआरटी के 4 क्षेत्रीय महाविद्यालय भी हैं जो कि रीजनल कॉलेज के रूप में जो एनसीटी और एनसीईआरटी के साथ काम करते हैं वो हैं क्षेत्रीय रीजनल कॉलेज जो हैं अजमेर, मैसूर, भुवनेश्वर, भोपाल और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। अब ये जो एनसीटी और एनसीईआरटी कुछ मुख्य स्कीम्स जो आजकल भारत सरकार ने चला रखी हैं उसके बारे में भी मैं यहाँ पॉइंट बताना चाहूँगा। कई बार ये स्कीम्स आ जाती हैं। NTSS क्या है, इस तरह का MCQ में प्रश्न पूछा जाता है और ये कब से शुरू हुआ, तो NTSS है नेशनल साइंस टैलेंट सर्च स्कीम, 1963 से शुरू हुआ और इस प्रोग्राम के जो विशेषता वो ये है कि प्रोग्राम का उद्देश्य जो है चिन्हित टैलेंटेड स्टूडेंट का भारत में चिन्हीकरण करना, उनको सपोर्ट करना और उनको रिवार्ड के रूप में स्कॉलरशिप देना। इस तरह की कई विज्ञान और साइंस की कई क्विज प्रतियोगिताएं राष्ट्रीय स्तर पर होती हैं, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षाएं वगैरह, वो सब ये एनसीईआरटी आयोजित करवाता है। एक और स्कीम है विद्या लक्ष्मी योजना। उच्च शिक्षा में या जो अन्य शिक्षाओं में जो विद्यार्थी नहीं पढ़ पा रहे और अच्छे टैलेंटेड विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाई हेतु लोन की सुविधा दी जाती है विद्या लक्ष्मी योजना के तहत। और ये दोनों योजना को आप एनसीईआरटी और एनसीटी की वेबसाइट पर विस्तार रूप से विवरण पढ़ सकते हैं। तो ये कभी सवाल आ सकता है कि विद्या लक्ष्मी योजना में क्या सुविधा दी जाती है, तो विद्यार्थियों को पढ़ाई हेतु लोन की सुविधा दी जाती है। तीसरे नेशनल एजेंसी पर हम आते हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ये सीधा संबंध इसका बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd और मास्टर ऑफ एजुकेशन MAd और एजुकेशन से जुड़े हुए जितने भी संस्थाएं विश्वविद्यालय महाविद्यालय उनसे सीधा इसका संबंध है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी NCTE, लघु रूप में इसको NCTE कहते हैं। ये भारत सरकार की एक संस्था है जिसकी स्थापना नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट जो 1993 का जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट है उसके नंबर 73 में इसको लाया गया और 93 में इस एक्ट को लाया गया। और सबसे बड़ी बात इसमें 2 सन को याद रखना है। 1993 में धारा 73 के तहत इसको लाया गया और 17 अगस्त 1995 में इसे पूरी स्वायत्तता मिली। तो ये 2 डेट याद करने की आवश्यकता है NCT के बारे में। वर्तमान में चेयरपर्सन इसके, कई बार ये भी आ जाता है कि NCT के चेयरपर्सन वर्तमान में कौन है, तो ये आपको जानकारी रहनी है कि प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी
वर्तमान में चेयरपर्सन हैं NCTE के। अब इसका उत्तरदायित्व क्या है, ये किस उद्देश्य से बनाई गई है? तो इसका उत्तरदायित्व भारतीय शिक्षा प्रणाली के मानक जो स्टैंडर्ड्स हैं, प्रक्रियाएं, प्रोसेस एवं धाराओं की स्थापना करना, उसके नियम कानून बनाना एवं निरीक्षण करना और इसका ऑब्जर्वेशन करना, इंस्पेक्शन करना, ये सब इसके NCTE के मान्यता प्रदान करना, ये सब इसके कार्य हैं। अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं के बारे में केंद्र, सेंट्रल व स्टेट सरकारों को परामर्श देना व शैक्षिक कार्यक्रम का संचालन करना, उसकी कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, आचार संहिता बनाना और पाठ्यक्रम की रूपरेखा आदि का निर्माण करना, ये NCTE का मुख्य उद्देश्य है। अब राष्ट्रीय लेवल पर एक और एजेंसी है, राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। ज़्यादातर वर्कशॉप, सेमिनार्स का आयोजन इनके द्वारा किया जाता है। जब हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन की बात हो या रिसर्च की बात हो, तो राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेज रिसर्च ICSSR, इसकी स्थापना 1 अगस्त 1969 1 अगस्त 1969 को दिल्ली में हुई। ये एक महत्वपूर्ण डेट है आपको याद करने के दिशा से। और MCQ वाले जो भी एग्ज़ाम है उसमें इस तरह की सवाल के जवाब आते हैं और उसमें आपको डेट को और स्थान को और उसकी फुल फॉर्म को याद रखना है। 5th नंबर पे हम आते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नियोजन एवं प्रशासन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, NIEPA, इसको नेपा बोलते हैं, और इसकी स्थापना 1979 में हुई। अब आप देख लिए, इसमें शिक्षा नियोजन की बात हो रही है, यानी प्लानिंग की बात हो रही है, और प्रशासनिक संस्थान के प्रशासनिक दायित्व की बात हो रही है। तो ये शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन के क्षेत्र में व्यापक रूप से विकास एवं प्रशिक्षण कार्य पर बल देता है। हम अगले नेशनल एजेंसी की तरफ बढ़ते हैं टीचर एजुकेशन में। उच्च अध्ययन शिक्षा केंद्र, सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन, CASE। अब ये उच्च अध्ययन शिक्षा केंद्र जब बात आती है तो उच्च शिक्षा जुड़ी हुई है विश्वविद्यालय से, और MM विश्वविद्यालय बड़ौदा गुजरात में इस केंद्र की स्थापना सबसे पहले हुई और इसके पहले निदेशक थे प्रोफेसर MB बुच। अब ये कई बार आ जाता है सवाल कि किस विश्वविद्यालय में उच्च अध्ययन शिक्षा केंद्र सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन की स्थापना हुई। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में भी UGC ने CASE को मान्यता व अनुदान दिया। अगला चरण है राज्य स्तरीय अभिकरण, स्टेट लेवल एजेंसी। स्टूडेंट्स, इसको आगे पढ़ाने से पहले एक लाइक तो अब बनता है, कमेंट बनता है। कमेंट में केवल आपको सुझाव देना है कि हम अगली सीरीज़ कौन सी लाएं, किस विषय पर लाएं। आपके पास टाइम कम है, हम मेहनत कर रहे हैं, आप इसको लगातार बस पढ़ते जाएं, रिपीट करते जाएं, आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आएँ, यही हमारी शुभकामना है। और इसको अपने साथी छात्र छात्राओं को अवश्य शेयर कर दें ताकि उनका भी भला हो, और जब उनका भला होगा तो आपका लाभ जरूर होगा। तो अब हम चर्चा करते हैं राज्य स्तरीय अभिकरण की। इसमें पहला है राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड, स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन, SBTE। समझने का प्रयास कीजिएगा, SBTE जब आएगा तो स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन, हिंदी में बोलेंगे राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड। इसकी स्थापना का सुझाव, ये देखिए कई बार ये आता है कि इसका सुझाव किसने दिया, तो सर्वप्रथम कोठारी आयोग ने 1966 में दिया था। कोठारी आयोग जो 1966 में जिन्होंने अपनी सुझाव प्रस्तुत किए थे, उसमें उन्होंने ये सुझाव दिया था कि राज्य स्तर पर अध्यापक शिक्षा बोर्ड होना चाहिए। अब इसका काम क्या है, कैसी व्यवस्थाएं हैं? राज्य स्तर के अध्यापक शिक्षा का समुचित विकास करना, राज्य सरकार द्वारा इसकी व्यवस्था की जाती है। और किन किन राज्यों में ये बोर्ड स्थापित हुए शुरुआती दौर में, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में 1967 में, फिर उसके बाद गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, तमिलनाडु। 1973 का ये वर्ष ऐसा था जहाँ पे इन राज्यों में इस बोर्ड की स्थापना हुई। अब दूसरी बात करेंगे डाइट की। अब जिस तरह NCERT होती है, इसी तरह से स्टेट लेवल पे SERT होती है, जो कि प्रशिक्षण और उन कार्यों को देखती है। और उस जो SERT है उसमें डाइट की एक भूमिका रहती है, जिले लेवल पर रहती है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग,
टी, डाइट की बात करेंगे। और ये एक तरह से जनपद स्तर पर लोकल बॉडी के रूप में इस्तेमाल होता है टीचर एजुकेशन में, कि जिला स्तर पर लोकल अगर आप टीचर एजुकेशन की बात करेंगे तो डाइट का इसमें नाम आता है। यह संस्थान जिला स्तर पर, स्थानीय लोकल लेवल पर राज्य शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्य करती है और अध्यापकों के शैक्षिक कार्यों को बढ़ावा देती है। खास तौर से बेसिक शिक्षा को बढ़ावा देने का काम डाइट का रहता है। अब आगे चलेंगे, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन। विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में कई विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग हैं और शिक्षा विभाग जो विश्वविद्यालय में हैं उनका मुख्य कार्य है एमएड, एमफिल, पीएचडी, एमए एजुकेशन और बीएड की उपाधियां प्रदान करना, उनका सिलेबस डिज़ाइन करने में मदद करना। और इस तरह का जो विभाग है विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, जिसको यूडीई बोलते हैं, वो सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1917 में 1917 में शिक्षा विभाग की स्थापना कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई थी। तो ये इसमें यूडीई में ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद आगे चलेंगे, सतत अध्यापक शिक्षा केंद्र, सेंटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन फॉर टीचर, CTEC। देखिए एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। टीचर्स को नवीन विधियों व प्रविधियों से अवगत कराना CTEC का काम है और इसके अंतर्गत प्रसार सेवा केंद्रों की स्थापना हुई है। दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था इसमें की जाती है। इस तरह से जो सतत अध्यापक शिक्षा केंद्र काम करते हैं। 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं? आप तो एक बेल आइकन दबा दीजिए और हम 5वीं तरफ चलते हैं। दूरवर्ती अध्यापक शिक्षा, डिस्टेंस टीचर एजुकेशन, DTE, पत्राचार द्वारा सेवारत शिक्षकों के लिए एमएड और बीएड के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करती है। रोहतक, कोटा, अन्नामलाई ओपन विश्वविद्यालय द्वारा ये शिक्षा दी जाती है और ये शिक्षा इग्नू द्वारा भी दी जाती है, जो कि राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय है। ओपन विश्वविद्यालय इग्नू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। अब हम आगे चलते हैं इसमें, ग्रीष्मकालीन संस्थान, और इसको बोलते हैं SIE, समर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। महाविद्यालय में जो कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज, उसमें सेवारत अप्रशिक्षित अनट्रेंड अध्यापक 1965 से 1975 तक थे। उनको प्रशिक्षित करने का एक लक्ष्य 10 साल का रखा गया और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए समर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई और उसका गठन हुआ और इसमें बीएड कराई गई उन महाविद्यालयों में सेवारत अप्रशिक्षित प्राध्यापकों के लिए, और बीएड प्रशिक्षण की अवधि थी उस वक्त 14 माह। और इसी के तहत आगे चलेंगे तो इसमें है कॉलेज टीचर एजुकेशन, CTE, शिक्षा शिक्षक महाविद्यालय। पूर्व सेवा तथा सेवारत अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था एवं संचालन करना इसका मुख्य उद्देश्य है और ख़ास करके माध्यमिक स्तर के लिए प्रभावी शिक्षकों को तैयार करता है। यानी कि 10th और 12th इंटर कॉलेज के जो टीचर्स हैं उनको प्रभावी किस तरह तैयार करना है, वो इस CTE का मुख्य उद्देश्य है। अब मैं आपको बता दूं, कुछ जनरल स्टडीज़ की बात कर लें जो अक्सर टीचर एजुकेशन या एजुकेशन से संबंधित किसी भी पेपर में अक्सर आ जाते हैं। भारत में शिक्षा से संबंधित मुख्य पद कौन कौन से हैं, ज़रा इस पर गौर कर लें और हो सकता है कि ये नंबर आपको दे जाएं। अगर ये इस तरह के प्रश्न आते हैं तो उसके उत्तर आप बिल्कुल क्लिक करके दबा दें। वो है, भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री, भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। श्री नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट में शिक्षा मंत्री केंद्र के धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री, यानी केंद्र में शिक्षा राज्य मंत्री हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। अब हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, क्योंकि अक्सर उत्तर प्रदेश में हम रह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से संबंधित चीज़ें आ सकती हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा कैबिनेट मंत्री हैं जो हमारे विश्वविद्यालय महाविद्यालय जिनके अधीन आते हैं, जो इसको रूपांतरित करते हैं व्यवस्थाओं को, वो हैं श्री योगेंद्र उपाध्याय, ये आगरा के विधायक हैं। उसके बाद है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। माध्यमिक शिक्षा में कोई कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं है, राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार दिया हुआ है। श्रीमती गुलाबो देवी इसकी मंत्री हैं। और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री, ये भी स्वतंत्र प्रभार हैं, श्री संदीप सिंह। पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी के
नाती हैं और अतरौली अलीगढ़ ज़िले के विधायक हैं और वो आजकल उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। तो ये सवाल आपको कैसे लगे, आपके सुझावों का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।